अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जहां भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आम तौर पे अपने व्लॉग्स में या तहरीरों में, उससे पहले भी, इंसानी कहानियों को, इंडिविजुअल्स की कहानियों को कभी नहीं लाता। हालात पर ही तबसरा करना मुनासिब रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि उनको शेयर इसलिए करना चाहिए कि वो बड़ी गैर मामूली होती हैं। मलक साहब एक एवरेज पाकिस्तानी, लाहौर के, आप यूँ समझ लें। मतलब बाहर आने का उन्हें बहुत शौक़ था, इंग्लैंड आने का ख़ास तौर पे, यूरोप आने का या ख़ास तौर पे इंग्लैंड आने का बहुत शौक़ था। तो उनका सारा बचपन और नौजवानी इसी शौक़ में गुजरी कि उन्हें कुछ भी करके किसी भी तरह इंग्लैंड आना। इंग्लैंड तो नहीं आ सके, सऊदी अरब में एक नौकरी मिल गई, सऊदी अरब चले गए। वहाँ जाके जब वो मजदूरी कर रहे थे, 8 से 10 साल वो सऊदीया, इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा करना था मजदूरी करके, इतने यानी वसाइल करने थे कि वो यहाँ लीगल तरीके से आ सके इंग्लैंड। अब ये सऊदीया में थे, इनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, पीछे रह गए बड़े भाई, छोटे भाई, बहनें वगैरह। तो ये मजदूरी करके अपने बहन भाइयों को वहाँ पैसा वैसा भेजते रहे, जो होता है सपोर्ट करते रहे। और उसके बाद वो 8-10 साल सऊदी में रहने के बाद पाकिस्तान गए। अब इनके पास इतने वसाइल हो चुके थे कि ये यहाँ आ सकते कानूनी तरीके से, और उन्होंने अप्लाई किया, कानूनी तरीके से इंग्लैंड आए। इंग्लैंड आके यहाँ भी अगर मतलब जब आप आएंगे तो पहले दिन तो कुछ नहीं होता ना, 2 से 3 साल तो यानी अगर आप यहाँ पे टैक्सी भी चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 से 2.5 साल लगते हैं। आजकल अगर आप आएंगे तो 2.5 से 2 साल लग जाएंगे। सिर्फ लंदन की बात कर रहा हूँ, लंदन से बाहर थोड़ा शायद 1.5 साल में मिल जाए, लंदन में ये नहीं। तो वो बहरहाल जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे आकर उनकी एक नई स्ट्रगल का आगाज़ हुआ, खुद को स्टैब्लिश करना, अपना लीगल स्टेटस ठीक करना। इस मामले में उन्हें 5 साल और गुजर गए। ठीक है, अब 10 साल वहाँ की मजदूरी, 5 साल यहाँ पे अपने आप को सेट करना। बंदा बड़ा शरीफ था, बड़ा मजहबी था, लिहाजा उसने ना कोई गर्लफ्रेंड बनाई, ना उसने कोई मतलब है कि वो इन चीज़ों से भी दूर, शराब से दूर, सिगरेट से दूर, जुए से दूर, हर बुराई से दूर। शरीफ आदमी, नेक आदमी। तो जाहिर है कि शरीफ आदमी, नेक आदमी जो है वो यहाँ पे आकर इतना वहाँ पे रहा, यहाँ पे रहा, शादी का वो जाहिर है फितरी बात है, उसने बहन भाइयों से शादी का कहना शुरू किया कि मेरी शादी कराओ। उनका प्रॉब्लम वहाँ ये बन गया था कि पैसे आ रहे थे, उनको ये पता था कि अगर इसकी शादी होगी तो उसकी अपनी ज़रूरतें बन जाएंगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो दिन गुजरते गए, 5 साल यहाँ के बाद वो लीगल हुए। लीगल होने के बाद उन्होंने को जिद डालनी शुरू की, तो वो यही रहा कि अगले साल करा देंगे, अगले साल करा देंगे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं मिल रहा, और वहाँ बिल्कुल ना करना, फंस जाओगे, ये है, वहाँ बिल्कुल नहीं करनी किसी से शादी तुमने, बिल्कुल नहीं। भाइयों का, भाभियों का प्रेशर पाकिस्तान से मुस्तकिल यही था कि वहाँ शादी मत करना, जो कि इन्होंने समझा कि ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, सगे भाई हैं। बहन की उन्होंने शादी भी कर दी, जिम्मेदारियाँ निभा रहे थे। 5 साल के बाद किस्सा मुख्तसर ये कि वो ये करते रहे। तो अब आप यूँ समझ लें करीब 4 साल और गुजर गए। आखिरकार मलिक साहब ने जब ये धमकी दी कि मैं अपना पैसे भेजना बंद कर दूंगा, मेरी शादी कराओ, तो उन्होंने फिर वो जिम्मेदारी की, बहरहाल शादी। अब मलिक साहब की उम्र उस वक्त तक तकरीबन कोई 48-49 के करीब हो चुकी थी, 50 के करीब हो चुके थे। चूँकि नहायत शरीफ थे, नेक थे, ज़िंदगी में कभी कोई खातून उस तरह से नहीं रही थी, तो इनकी जो शर्त थी वो ये था कि मैं यंग ज़रा लड़की होनी चाहिए। और तो वो इनसे कोई करीब 25 साल छोटी एक 24 या साल की लड़की से भाइयों ने वो कर दिया फाइनली। आखिरकार शादी हुई, मलिक साहब ले आए बीवी को यहाँ। अब वो टैक्सी चलाते हैं, उबर टैक्सी चला के तो वो अपना गुजर बसर। अच्छा, पाकिस्तान में कोई आदमी रक्षा टैक्सी चलाए, मजदूरी करे, या यहाँ पे कोई आदमी मजदूरी करे, मैं दिल की गहराइयों से ऐसे आदमी को सलाम करता हूँ। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो टैक्सी रक्षा चला रहा है उसको तो मैं बहुत ही सलाम करता हूँ कि वो बाज़-औक़ात अगर कोई रक्षा वाला ऐसे जाए ना, साथ बैठे पे तो गुस्सा आया कि ये क्या रक्षा चला रहा है, तो मैं उनको भी ये समझाया करता था कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये आग नहीं लगा रहा। जिस हाल में कभी इसकी जगह जाके बैठो, रक्षा चलाओ, इस गर्मी में 100 रुपये के लिए, 50 रुपये के लिए, 70 रुपये के लिए घर में जिम्मेदारियाँ, वो उसकी बड़ी मेहरबानी है कि वो पुरअमन है। अच्छा खैर, तो टैक्सी वो चला रहे थे यहाँ, और वो अपना जो घर है वो कौंसिल के घर में फाइनली चले गए। एक बेटा हो गया उनका। तो अब पहले यहाँ पे ये होता था कि अगर आप कौंसिल के घर में हैं, यानी हुकूमत के सरकारी घर में मुफ्त रह रहे हैं, तो हुकूमत वाले जो है ना वो मालिके मकान को किराया हुकूमत डायरेक्ट दिया करती थी कि हुकूमत ने आपको रहने के लिए घर दे दिया। अब वो घर जिसका भी वो हुकूमत बराह रास्त, वो यहाँ पे लोगों ने शोर मचा दिया कि जी हमारी इज्जत नफ्स इससे बड़ी वो मुतासर होती है, ह्यूमन राइट्स का मसला है, हुकूमत जो है ना वो किराया लैंडलॉर्ड को, मालिक मकान को क्यों दे, हमें दे, हम हमारे अकाउंट में पैसे डाले, हम मालिक मकान को देंगे क्योंकि हमारी बेइज्जती होती है। इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने कानून साजी कर दी। अब वो पैसे अकाउंट में, अब ये जिस कौंसिल के घर में थे मलिक साहब, वो उसका जो मालिक था, अब इन्होंने माली मामला सारे अपनी बीवी को दे दिए हुए थे। यानी वो जो हुकूमत से किराया आता था वो इनके बीवी के अकाउंट में जाता था।
ये खुद भी हिसाब किताब में, इनकी कमजोरियां ये थी कि हिसाब किताब के बिल्कुल फारिग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो ज़्यादा लेटर वगैरह नहीं पढ़ सकते थे और मतलब समझ नहीं पाते थे। प्रॉब्लम इनकी ये थी। बीवी जो थी ज़ाहिर पढ़ लिखी थी वहाँ से, तो इंग्लिश वगैरह पढ़ लिया करती, कम्युनिकेट कर लिया करती थी। तो खैर अब बहुत सारी तफसील मैं ख़त्म करके सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि धचका पहला मलिक साहब को तब लगा जब एक दिन उनके घर पे वो बैलफ वाले आए अदालत से, और मालूम ये हुआ कि पिछले 6 महीने से गवर्नमेंट जो किराया मलिक साहब की अकाउंट में डाल रही है, वो बीवी जो है वो किराया वहाँ से लेके खा जाती है, शॉपिंग कर रही है, पाकिस्तान भेज रही है, कहाँ जा रही है। तो 6 महीने तक वो बीवी, उसने जो किराया गवर्नमेंट देती रही मालिक मकान को देने के लिए, वो मलिक साहब को बताए बगैर वो पैसा खर्चती रही। उसके बाद वो मालिक मकान जो है वो कोर्ट चला गया, बैलफ तक नौबत आ गई। तो मलिक साहब को जब पता चला कि किराया ही नहीं किया हुआ 6-8 महीने का, तो वो पहला पहाड़ टूटा। उसके बावजूद खैर मलिक साहब मतलब है कि वो अब इस उम्र में क्या करूं, बस करते रहे, गुजारा करते रहे। अब वो इंतज़ार करती रही कि उसको 5 साल गुजरे और उसको भी यहाँ का पासपोर्ट मिले, क्योंकि उससे पहले मलिक साहब इंडिपेंडेंट थी। हालांकि बच्चे के बाद इंडिपेंडेंट हो ही जाती है, ब्रिटिश बच्चा वो हो गया उसका, तो कौन निकाल सकता है, लेकिन वो इंतज़ार करती रही। तो फाइनली वो जब लीगल हुई तो फिर उसने मलिक साहब से कहा कि मलिक साहब आपको साहब मेरा गुजारा कोई नहीं है, तो मेहरबानी करें अब आप फारिग हो। मलिक साहब कहाँ जाएं छोड़ के। मलिक साहब के 2 मसले थे, एक तो ये कि वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, ज़्यादा नहीं थे मतलब, और दूसरा ये था मलिक साहब का मसला कि वो रोटी नहीं बना सकते थे, खाना का बड़ा मसला था। तो उनको सऊदी अरब में मजदूरियाँ काटी, यहाँ अकेला इतना अरसा रहा, उसमें हिम्मत नहीं होती थी कि वो बीवी को छोड़ सके। बेटा उसका हो गया था, तो वो बेटे को भी जाहिर है, खैर नहीं वे किस्सा मुख्तसर, वो तलखियाँ बढ़ने लगी। कई दफ़ा उस औरत ने मलिक साहब के दोस्तों को बुला के भी कहा कि इससे मेरी तलाक, मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ। मलिक साहब कभी पैर पड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कि नहीं नाराज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी भी तरीके से इसको रखना है, मेरे निकाह में है, मेरी बीवी है, शरीफ आदमी। दूसरा जो बड़ा मामला हुआ वो ये हुआ कि उसकी बीवी ने पाकिस्तान जाना था। अब ये सब छोटे मोटे वाक़यात होते चले जा रहे हैं, पंचायतें हो रही हैं, रौला मचा हुआ है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसने कहा मैंने पाकिस्तान जाना। मलिक साहब चूंकि खुश रखने की कोशिश करते थे बीवी को, तो उन्होंने कभी ना उसका अकाउंट देखा, सारे पैसे जो टैक्सी ड्राइवर बेचारा जो भी कमाता था ला के उसको देता था कि ये खुश रहे बस मेरे से। लेकिन जो वो शिकायतें करती थी वो ये है कि मलिक साहब कभी उसे बाहर नहीं लेके जाते थे, कभी उसे बाहर से खाना नहीं खिलाते थे, कभी उसको सैर वगैरह नहीं करवाते थे, कभी उसको शॉपिंग नहीं करवाते थे। यानी इन मामलों में वो काम ही करते रहते थे मोस्टली, और वो मजदूरी जिस तरह से होता है, इसको भी पूरा करना है, पीछे पाकिस्तान भी पैसे भेजने हैं, बड़े तल्ख होते हैं बंदाई मजदूर के औकात अल्लामा इकबाल ने जैसे होता है। पाकिस्तान जाना था जी। तो मलिक साहब ने, वो जो ट्रैवल एजेंट था वो जिससे मलिक साहब का ही दोस्त, तो वो टिकट बुक हुई। मलिक साहब जाके इनको छोड़ा एयरपोर्ट, बीवी को और बच्चे को, कि जी मैंने 1 महीने के लिए पाकिस्तान जाना है। अब वो मलिक साहब को ये बता के चलेगी कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। पाकिस्तान पहुंची नहीं, वो 1 दिन 2 दिन पता ही कुछ नहीं। तो अब मलिक साहब परेशान कि मैं क्या करूँ, तो और परेशानी में दाएं बाएं फ़ोन घुमाते घुमाते समझ कुछ ना आया, तो ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया जिससे टिकट इशू हुए, तो उससे कहा कि भाई वो कहाँ की फ़्लाइट थी, कहाँ वो पहुँची क्यों नहीं है। तो ट्रैवल एजेंट ने तफसील बताई। उसने कहा जी वो पहली वो टिकट 2 नहीं थे, वो टिकट 3 थे। तो मलिक साहब ने कहा तीसरा कौन था। उन्होंने कहा जी वो उसने जब वो ज़ाहिर बिल तो उसने भेजना ही था, पैसे भी चार्ज उसने ज़ाहिर किया हुआ था, टिकटें दी थी, पैसे चार्ज वही बीवी का अकाउंट डायरेक्ट पेमेंट। उसने मलिक साहब को ये बताया कि जब वो 2 टिकट्स जो थी वो मैंने वो की थी, उनकी मिसेज ने करवाई थी कि यहाँ से दुबई और वहाँ पे 1 हफ्ते का स्टे और होटल, और उसके बाद उन्होंने दुबई से लाहौर जाना है। और तीसरी टिकट जो इश्यू हुई है वो मलेशिया से दुबई की है, और दुबई से वापस मलेशिया भी उसी डेट की है जिस डेट को मतलब मलिक साहब की बीवी और बच्चे ने दुबई से लाहौर जाना है। क्लियर हो गई बात। बाद में खैर ये पता चला कि वो बेसिकली ऑनलाइन चैटिंग में मलिक साहब की बेगम को वो कोई मलेशिया में कोई पाकिस्तानी बैठा हुआ था, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई। और अब टर्निंग पॉइंट ये है कि जिस आदमी के साथ उसकी दोस्ती हुई थी मलेशिया में, वो मलिक साहब ही की तरह कुछ भी करके किसी भी तरीके से उसे इंग्लैंड आना था, उसे यहां आना था। वो एक ब्रिटिश पासपोर्ट रखने वाली औरत के साथ जो एक बच्चे की मां थी और शौहर से तंग थी, उसने वो ताल्लुक बनाया कि वो तलाक करवा के शादी कर ले और उसके कागजों पे यहां किसी भी कीमत पे यहां पहुंचे। उस दोस्ती थी जिसकी बात वो, और वो मलिक बेचारा मजदूर, उसके पैसों से उसकी बीवी ने उस बंदे को मलेशिया से दुबई बुलवाया। जब ये सारी बातें सामने आ गई, मलिक साहब के बारे में लाहौर बात हुई बीवी से, उसके बाप से, ससुर से। ससुर ने कहा ऐसे की कर सकने,
अब उनके चेहरे रवैये भी बिल्कुल बदल चुके थे, बेटी उनकी ब्रिटिश नेशनल हो चुकी थी। आप यकीन करेंगे मलक साहब ने फिर भी तलाक देने से इनकार कर दिया। आदमी का खौफ उसे कहाँ लेके मारता है। शरीफ आदमी था, कभी औरत नहीं देखी थी, कोई दोस्त नहीं था, कोई दोस्ती उसकी नहीं थी, मजदूरी करता रहा, नेक नियत रहा, कोई बुराई नहीं थी। अच्छा, वो कहता मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मुझसे माफ़ी मांग ले। वो तो माफ़ी कहाँ मांगनी। खैर जी, वो 4-5 हफ्ते बाद फिर यहाँ वापस आई। वो पीछे को घर का, अब वो गैर ज़रूरी तफसीलात हैं। उस दौरान में यहाँ क्वारंटीन था, वो क्वारंटीन में रही। फिर गवर्नमेंट ने उसका को रहने का इंतजाम किया, ब्ला 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 ब्ला। फिर मलक साहब को उसने घर से निकाला कि दफ़ा हो जा, मैंने नहीं रहना तेरे से। आपको एक वीडियो उनके फ़ोन पर आई, मलक साहब ने वो वीडियो देखी तो वो वीडियो, वो नंबर जो था वो मलेशिया का था। मलेशिया से उस बंदे ने, जो उनकी बीवी के साथ अब मामला था, उस बंदे ने मलक साहब की बीवी की इंतहाई ज़ाती और गैर अखलाकी वीडियोस जो मलक साहब की बीवी ने ख़ुद बना के भेजी थी अपने दोस्त को, वो वीडियोस उसने मलक साहब को भेजी और नीचे लिखा कि बेगैरत आदमी डा 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 गालम गलोच करके कि ये तेरी बीवी है, तेरे बच्चे की माँ, जो तुझसे तलाक मांग रही है और तू उसको तलाक नहीं दे रहा। ये उसकी वीडियो देख और सोच कर क्या तू अभी इसके साथ ये तो तलाक, यानी उसका इंटरेस्ट ये था कि ये तलाक देगा तो वो शादी करेगी। अब वो डिले हो रहा था, वो खुद भी तलाक अप्लाई कर सकती थी, उसने की हुई थी, बल्कि ये नहीं दे रहे थे। एक मैं आपको कमाल की बात बताऊं कि हमारे जो लोग हैं, इनका ज़हनी कैफियत और शऊर को अगर समझना हो तो इस केस को आप देखें कि वो बीवी जो अपने शौहर के साथ ये कर रही है और यहाँ के निज़ाम से वो तलाक भी मांग रही है, इस्लाम पे बहरहाल वो टिकी हुई है कि मुझे इस्लामी तलाक चाहिए शौहर से। ये जब तक 3 दफ़ा तलाक नहीं कहेगा, मैंने शादी निकाह नहीं करना, निकाह के ऊपर निकाह नहीं करना, निकाह के ऊपर अफेयर चलाना है, निकाह के ऊपर दुबई जाके 1 हफ्ता रहना भी है दोस्त के साथ होटल में शौहर के खर्चे पर, और शौहर का बेटा साथ है, बेटा अपना साथ है उसका, तो शौहर का बेटा साथ रख के शौहर के पैसे पर होटल भी रहना है, शौहर के पैसे से बॉयफ्रेंड को दुबई बुलाना है। यहाँ से इस्लामी शरीयत को तकलीफ नहीं हो रही। इस्लामी शरीयत कहाँ पे आ रही है कि ये मुझे मुंह से जब तक 3 दफ़ा तलाक नहीं देगा, मैं निकाह के ऊपर निकाह नहीं करा सकती। क्या कमाल का, यानी अंदाज़ा लगाएं इंसान होते हैं। तो वो वीडियो मलक साहब को मिली, मलक साहब रोते रहे, पीटते रहे, बहुत से दोस्तों को इकट्ठा किया, वकील किया, सब कुछ किया, और मलक साहब अब भी इस इंतकाम में है आज के दिन तक कि तलाक मैं उसको नहीं दूंगा। उसके घर के पास नहीं जा सकते, अपने घर से निकले हुए हैं, खुद एक फ्लैट में छोटे से रहते हैं, काउंसिल के, टैक्सी चलाते हैं आज भी, और उसके अपनी बेटे को देखने के लिए अदालत से पूछ के जाना पड़ता है। हफ्ते में को 2 या 3 घंटे मिलते हैं, और तलाक फिर भी नहीं दे रहे। तो इस मतलब अब वो उसकी बीवी ने माइंड चेंज करना है। जिस तरह उसने इसको भी ओवरकम कर लिया कि हाँ ठीक है, नहीं देता तलाक दूना, आ जाए, मुझे यहाँ की तलाक हो गई शरई है, तो आगे हो जाएगी। और मलेशिया में बैठा हुआ वो पाकिस्तानी आखिरकार अपना ख्वाब पूरा करेगा, यहाँ पे आएगा और उससे शादी करेगा, और वो फिर क्या उस औरत के साथ रहेगा या उसको छोड़ कर चला जाएगा, ये एक और कहानी बन जाएगी। लेकिन इस कहानी में, मलक साहब की जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, लंबा हो गया व्लॉग, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसमें हम सब के लिए बड़ा कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए। वो तमाम मजदूर जो पाकिस्तान से बाहर आते हैं और अपनाने से इनकार कर देते हैं, वहाँ शादी करने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, उन्हें एक दिन जाके, और फिर यहाँ पे फिर जो लोग जो अपनी उम्र का हिसाब नहीं रखते, इतनी छोटी बच्चियों से शादी करते हैं बगैर कोई सोचे समझे, बगैर कोई देखे। इसमें आपने उसके भाइयों और भाभियों का किरदार देख लिया जो उससे पैसा लेने के लिए उसकी शादी को डिले में डालते गए। माय गॉड, इस एक कहानी में हम सब के लिए कुछ ना कुछ अगर सीखना चाहें, इब्रतनाक कहानियां हैं, इब्रतनाक कहानियां। अब क्या मिला उसको लंदन आके, क्या मिला उसको इंग्लैंड आके? वो टैक्सी चला रहा है, टूटा हुआ आदमी, और ये उसकी ज़िंदगी की कहानी है। क्या आप उसे कामयाब कहेंगे कि वो इंग्लैंड आ गया था? बस इस सवाल पे मैं इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह फिर किसी और अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला ऐसे परेशानियों से हम सबको बचाए और पाकिस्तान को, उसके हमसायों को, सारी दुनिया को शाद और आबाद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।